हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस। आज हम सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्टली इस सब्जेक्ट को हम डिप्लोमा इंजीनियर्स के लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हमें मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को स्टडी करना है। तो स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आप किसी एक इंजीनियर होकर किसी नॉन इंजीनियरिंग पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं या वो आपसे पूछता है कि स्ट्रेंथ आप क्या होता है, आप कैसे समझाएंगे? तो आप बताएंगे कि स्ट्रेंथ किसी पदार्थ की क्षमता होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना काम संभाल सकता है, या उसको उससे ज़्यादा अगर काम दे दिया जाए तो उसके बाद वो फेल कर जाएगा। इसी तरह से जब इसको हम इंजीनियरिंग के टर्म्स में समझाने की कोशिश करते हैं तो इंजीनियरिंग में स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं, इंजीनियरिंग में हम स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं स्ट्रेस के टर्म्स में। स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेस के टर्म्स में डिनोट करेंगे। सो स्ट्रेंथ इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अ बॉडी कैन बियर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जो एक बॉडी बियर कर सकती है या उससे ज्यादा स्ट्रेस देने पर वो फेल कर जाए, उसको हम उस पदार्थ की क्षमता या स्ट्रेंथ कहते हैं। अब बात होती है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस के बारे में आप हो सकता है फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में पढ़ चुके हों। अगर नहीं पता है तो स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया पर। जब भी हम किसी पदार्थ पर, किसी बॉडी पर लोड डालते हैं तो उस लोड के कारण उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। सपोज दिस इज आवर बॉडी। अगर हम इस बॉडी पर इस साइड से फोर्स लगाएं, अप्लाई करते हैं F, तो इस फोर्स के बदले में अपने ओरिजिनल शेप को चेंज ना होने देने के लिए एक प्रतिरोधी बल या एक रेजिस्टिंग फोर्स यहां पर ये बॉडी एक्सर्ट करती है। यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड आवर स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा पदार्थ में स्ट्रेन को डेवलप करता है, यानी कि डिफॉर्मेशन को डेवलप करता है, यानी कि उसके शेप में चेंज करने की कोशिश करता है। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले लोड लगाते हैं। लोड हमारा स्ट्रेस को डेवलप करता है, स्ट्रेस के कारण पदार्थ में स्ट्रेन आता है या चेंज आता है, और इसी स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स इंटरनली उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को हमने बोला कि ये जब लोड अप्लाई होता है तब स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो किसी नॉर्मल आदमी के लिए या नॉन इंजीनियरिंग पर्सन के लिए लोड एंड फोर्स, दीज आर द सेम टर्म्स। लेकिन जब आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो फोर्स और लोड दोनों में थोड़ा अंतर होता है। फोर्स क्या है? फोर्स हमारे नेचर में हमारे पास कई टाइप के होते हैं। लाइक हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्सेस। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो वहां पर ईएमएफ उत्पन्न होता है, फोर्स। या फिर जो एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर या फिर एक बड़ा पिंड दूसरे बड़े पिंड पर फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी के सभी फोर्सेस ही हैं, लेकिन जो बेसिक अंतर है सब में, वो आप क्या देखते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्सेस हो, चाहे ईएमएफ हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो, इन सभी को आपको पुल करने के लिए या किसी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि नो नीड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट।
लेकिन मैकेनिकल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं? मैकेनिकल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। सपोज कीजिए हम मैकेनिकल स्टूडेंट्स शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आप किसी शाफ्ट को घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसको टच करके रोटेट करवाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, या किसी को अगर धक्का देना है तो धक्का देने के लिए उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको दूर से ही ढकेल दें और वो आगे बढ़ जाए। सो ऐसे फोर्सेस जिसमें हमें फोर्स अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, दोज आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस, और इन्हीं मैकेनिकल फोर्सेस को हम बोलते हैं लोड्स। तो यही मैकेनिकल फोर्सेस जो हैं यही हमारे लोड्स कहलाते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं लोड्स का है। यही लोड्स हम अलग अलग बॉडी पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके नेचर को चेक करेंगे कि क्या होता है। अब हमने जाना कि अगर लोड को किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस उसमें स्ट्रेन उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन को हम टेक्निकली बोलते हैं डिफॉर्मेशन या फिर विकृति। विकृति वो पदार्थ का वह गुण है जो उसमें उसके ओरिजिनल शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है उसको प्रदर्शित करता है। सो बेसिकली स्ट्रेन को हम एक रेशियो के रूप में दिखाते हैं, चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप इन टर्म्स में होता है। तो शेप का मतलब यहां पे लेंथ, एरिया या वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रेन हमारा ये स्ट्रेस के कारण डेवलप होते हैं, और स्ट्रेस की वैल्यू हमने बोला कि एक मैक्सिमम लिमिट से जब ज्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेस के पास हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए स्ट्रेस का कि कहां तक उसकी स्ट्रेंथ होगी या कैसे आप डेवलप करेंगे। तो स्ट्रेस को हम दो लिमिट्स के रूप में दिखाते हैं नॉर्मली, एक मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस और दूसरा इंड्यूस्ड स्ट्रेस। अब इंड्यूस्ड स्ट्रेस और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्या है? इंड्यूस्ड स्ट्रेस हमारा वो स्ट्रेस है जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इस इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कहीं तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपके लोड के ऊपर आपने लोड कितना लगाया हुआ है। बट मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल किस टाइप का है, उसके हिसाब से उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी। इससे मतलब उससे ज्यादा स्ट्रेस जाने पर वो फेल कर जाएगा। सो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज द लिमिट ऑफ स्ट्रेस, आफ्टर दैट द बॉडी डिफॉर्म्स और फेल्स। तो हमें यहां पर एक टर्म मिलता है फेलियर। अब हमें चेक करना है कि फेलियर क्या होता है। फेलियर हमारा किसी पदार्थ के लिए, अगर हम नॉर्मली बात करें तो फेलियर हम बोल सकते हैं कि खराब हो जाना या फिर टूट जाना या फिर कुछ भी। लेकिन जब हम अपने सब्जेक्ट में बात करेंगे तो फेलियर हम किसी भी शाफ्ट, किसी भी पदार्थ, किसी भी ऐसे चीज की उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसके बाद अगर हम लोड लगाते हैं तो वो अपना काम ढंग से ना कर पाए। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप कोई शाफ्ट ले लीजिए। अगर आप कोई शाफ्ट चला रहे हैं और शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है, लेकिन अगर यही शाफ्ट टेढ़ी हो जाए तो अब भी ये ब्रेक तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब जब ये रोटेट करेगी तो कुछ इस टाइप से करेगी, तो हमें उतना वर्क डन नहीं मिल पाएगा जितना हम चाह रहे हैं। तो फेलियर किसी भी पदार्थ में वो डिफॉर्मेशन है, उस टाइप का डिफॉर्मेशन है जिसके बाद वो अपना काम कंप्लीटली ना कर पाए। लाइक अगर हम शर्ट पहन रहे हैं
तो शर्ट का हमारे पास कई यूज है, उसका कलर या फिर उसकी फिटिंग, कई चीजों पर उसकी क्राइटेरियाज होते हैं। अगर ये शर्ट टाइट हो जाए या फिर इसका कलर डल हो जाए या फिर ये कहीं से फट जाए तो इन सभी को हम फेलियर कहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फेलियर। फेलियर को इंजीनियरिंग में हम डिफॉर्मेशन के टर्म्स में डिनोट करते हैं। डिफॉर्मेशन, नाउ व्हाट इज डिफॉर्मेशन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो डिफॉर्मेशन कितने टाइप्स के होंगे, इसको जानने के लिए लेट अस कंसीडर वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। फर्स्ट इज permanent deformation, and the other one will call it rupture. तो डिफॉर्मेशन से हम फेलियर को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेलियर हमारा दो टाइप से हो सकता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन के टाइप में या फिर रप्चर के रूप में। परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सपोज ये कोई बीम है। अब इस बीम का काम है किसी बिल्डिंग को या किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना ताकि वो स्ट्रेट बना रहे। लेकिन अगर लोड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है और ये बीम कुछ इस शेप में आ जाती है, तो क्या ये अपना काम वैसे कर पाएगी जैसे कर रही थी? नहीं। या फिर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए सपोज हमारे पास कोई शैफ्ट है, ये शैफ्ट जो पहले सीधी थी कुछ टाइम के बाद काम करते करते टेढ़ी हो जाती है, तो क्या अब ये शैफ्ट उस तरह से उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर पाएगी? नहीं। तो अब चूंकि ये हमारा काम ढंग से नहीं कर पा रही है, जो वर्क डन हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको हम फेलियर बोल देते हैं। दूसरा हमारा होता है रप्चर। रप्चर हमारा किसी पदार्थ का फट जाना या टूट जाना। रप्चर की बेसिकली हिंदी होती है फटना, या फट जाना या टूट जाना, उसको भी हम फेलियर ही लेते हैं। अब अगर इस डिफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, या फिर यह पदार्थ हमारा ब्रिटल हो जाए, इलास्टिक यहां हमारा पदार्थ ब्रिटल हो, तो इसमें यह डिफॉर्मेशन नहीं उत्पन्न होगा बल्कि ये सीधा टूट जाएगा। दैट्स कॉल्ड रप्चर। ओके, सो वापस हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है हमारा, ये हमारे सब्जेक्ट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स हमारे इंजीनियरिंग की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम फोर्सेस और एनर्जीज को, फोर्सेस और एनर्जीज का बिना उसके डिफॉर्म हुए, बिना बॉडी में कोई चेंज हुए, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मोमेंट, बेसिकली इन चीजों को स्टडी करते हैं। वहां पर हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी रिजिड होती है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम मैकेनिक्स की और ब्रांचेस की बात करते हैं, क्योंकि सोम हमारा मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, तो मैकेनिक्स की ब्रांचेस को पहले हम देख लेते हैं। हियर वी हैव 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, EM। सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, या मैकेनिकल में इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या मॉस भी बोलते हैं। एंड द थर्ड इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्सेस को और उस एनर्जीज को, बॉडी को रिजिड मानकर अध्ययन करते हैं। हालांकि हमें पता है कि नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो कंप्लीटली रिजिड हो, मतलब जिसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो। हर एक बॉडी ऐसी है जिसके ऊपर एक ना एक लिमिट के बाद वो या तो ब्रेक हो जाएगी या फिर फेल कर जाएगी।
लेकिन हम SOM में या MOS में बॉडीज को डिफॉर्मेबल मानते हैं। बॉडीज विल बी डिफॉर्मेबल हियर। डिफॉर्मेबल का हमारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर हम फोर्सेस अप्लाई करते जाएंगे तो उनकी जो शेप है वो चेंज होती जाएगी। अब हमारे पास मटेरियल दो टाइप्स के हो सकते हैं, इलास्टिक मटेरियल हो सकता है या फिर ब्रिटल मटेरियल हो सकता है या फिर प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, कई टाइप के। तो यहां पर हम सबसे पहले ऐसे ही पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसके शेप में डिफॉर्मेशन होता है, ना कि ब्रिटल का जो सीधे टूट जाए। तो यहां पर डिफॉर्मेशन हमारे पास हमें इस सब्जेक्ट में दो टाइप्स के मिलेंगे। पहला हमारा मिलेगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा वो डिफॉर्मेशन है जिसके अंदर पदार्थ पर जब लोड लगाया जाता है तो जब तक लोड अप्लाइड होता है तब तक उसकी लेंथ में या शेप में जो भी चेंज है वो लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही लोड को हम हटा देते हैं वो अपने शेप में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है कि वो अपने शेप में वापस आने की कोशिश करता है सॉलिड्स में। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में पदार्थ लोड हटाने के बाद वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर हम सेकंड वन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जिसमें लोड अप्लाई करने पर जो शेप में चेंज हुआ है वापस लोड को हटा लेने के बाद वो चेंज खत्म ना हो, मतलब कि वो चेंज परमानेंट हो जाए, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बेसिकली फ्लूइड्स का स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, हम जानते हैं, गैस एंड लिक्विड। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के हम इतने डीप में स्टडी नहीं करते हैं डिप्लोमा लेवल पे, सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जिसमें हम वाटर की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोलिक्स मशीन इन सब की स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास जो बॉडी होती है यानी कि गैस या लिक्विड, इनमें कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। अब कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर आप कोई लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए या फिर गैस लीजिए, उस पर अगर आप कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए पानी गिर गया या पानी को आप धक्का देने की कोशिश करें, तो चाहे फोर्स मिनिमम से मिनिमम लगा रहे हो, सबसे कम लगा रहे हो, फिर भी जब तक डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस होता ही जाएगा। इनकी कोई मेमोरी नहीं होती कहने के आधार पे, मतलब ये अपने शेप में वापस नहीं आ सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स में यही अंतर होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारी बॉडी रिजिड मानकर हम स्टडी करते हैं, सोम में हमें डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी है, जो बॉडी डिफॉर्म हो रही है उसकी स्टडी करनी है, ना कि फोर्स, उस पर फोर्सेस का क्या टाइप है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उतना ज्यादा स्टडी करनी है। और हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन पता होता है, उसके बारे में स्टडी करनी होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन होगा। अभी के लिए थैंक यू।